बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 के बाब 14 मादा की हालतें और उनमें तब्दीलियां के टॉपिक नंबर 14/3 हीटिंग और कूलिंग कर्व्स को देखेंगे। तो चलें, ये स्टूडेंट्स बेसिकली इस ग्राफ को आपने अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो चलें देखते हैं मादा की मुख्तलिफ हालतों के दरमियान होने वाली तब्दीली को हम एक ऐसे ग्राफ से भी समझ सकते हैं जो किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी और इसके टेम्परेचर के दरमियान खींचा जाता है। इस किस्म के ग्राफ को हीटिंग या कूलिंग कर्व्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने इसकी शॉर्ट डेफिनेशन पहले याद कर लेनी है, ठीक है। मादे की बेसिकली हालतों में जो तब्दीलियाँ होती हैं ना, उसको हमने समझना है कि किस तरह से एक ठोस जो है वो पिघल कर माया में तब्दील होती है, माया फिर आगे गैस में तब्दील होती है, एंड किस तरह से गैस कंडेंस होकर वापस माया में और माया फिर जम कर ठोस में किस तरह से। सो ये बेसिकली हम समझना चाह रहे हैं। तो अगर इसको आपने समझना है तो उसके लिए हम जो ग्राफ बनाते हैं ना, वो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान बनाते हैं। अब ये देखिए, वाई एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया है और एक्स एक्सिस पर हमने इंटरनल एनर्जी लिया। आपको पता है ना, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है कि मादे की जो तब्दीलियां हैं, हालतों की तब्दीलियां, उनको समझने के लिए हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और इसके टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ खींचते हैं। और इस किस्म का ये जो ग्राफ होता है, जो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान होता है, उसे हम हीटिंग और कूलिंग कर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो शक्ल में किसी शय को गर्म या ठंडा करने से बनने वाले कर्व को दिखाया गया है। चलें यार, ये स्टूडेंट्स शक्ल है। अब इस शक्ल को हम समझते हैं। जब किसी ठोस शय को ग्राफ में दिखाए गए पॉइंट ए पर गर्म किया जाता है, तो हम यहाँ पर पॉइंट ए पर हैं। यहाँ पर इसका टेम्परेचर, यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि नीचे है। और इसकी इंटरनल एनर्जी भी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर सबसे कम है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी। तो जब इसको यहाँ से हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए बुलंदी की तरफ जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो शक्ल से पॉइंट बी ठोस के मेल्टिंग पॉइंट को जाहिर करता है। तो शक्ल 14/2 देखें, इसमें ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। उस ठोस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट है जहां पर वो पिघलना शुरू करेगी। मेल्ट होना, मेल्ट का मतलब पिघलना होता है, ठीक है। मजीद गर्म करने पर इस पिघले हुए ठोस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अब ये वाली चीज़ स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने चीज़ याद रखनी है कि पहले यहाँ पर अगर आप देखो ना, पॉइंट ए पर था, वो ठोस पड़ा हुआ था, हमने उसको गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ता गया, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती गई, टेम्परेचर भी बढ़ता गया, ठीक है। बी पर जैसे ही आया तो ये जो खत है ये लेट गया। अब ये ऊपर नहीं जा रहा है, इस बात को समझे। यहाँ पर ये लेट है। अब क्यों लेट है? लेट है तो इसमें क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा ना। तो बी से सी तक ये बुलंदी पर नहीं जा रहा कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, सिर्फ आगे जा रहा है, यानी कि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो रही है। इंटरनल एनर्जी तो ज़्यादा हो रही है बट टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा बी से सी तक, ठीक है। और बी से सी तक जाते हुए क्या हुआ, सारी ठोस जो है वो माया में तब्दील हुई। तो जब ठोस कोई भी चीज़ है वो माया में तब्दील होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, ठीक है। अब ये बात यहाँ पर देखें, मजीद गर्म करने पर इस पिघले हुए ठोस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसको मुहैया की जाने वाली हीट तमाम ठोस को मुकम्मल मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होता है, मजीद गर्म करने पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। वो क्यों? क्योंकि जो भी हम बी से सी तक हरारत दे रहे हैं, हम वो सारी उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफे के लिए इस्तेमाल हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, टेम्परेचर इजाफे के लिए, ठीक है। यानी कि उसको मेल्ट करने के लिए, उसको ठोस से माया में लेकर जाने के लिए सारी इस्तेमाल हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। ये बात आपने यहाँ समझी। अब देखिए ना कि बी से सी तक जितनी भी इसकी हमने हरारत दी वो इसकी मेल्ट करने के लिए, यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल होगी, इसको ठोस से माया में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। इसी वजह से ये बुलंदी पर नहीं गया बल्कि यहाँ पर आकर लेट गया। तो ये जहाँ पर ये लेटे हुए हैं ना, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, ठीक है, ये दोनों जगहों पर। तो ये वाली स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट पर किसी जिस्म का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता, ठीक है। या जब मादे की एक हालत दूसरी हालत में तब्दील होती है तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उस वक्त मुहैया की जाने वाली हरारत सारी की सारी उसको मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। यहाँ अगर वैसे आए कि हालत तब्दील करते हुए, तो आज लिख लेना है कि सारी की सारी जो हरारत है या हीट है, हीट हरारत होती है, वो उसकी हालत को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आगे देखें, इस अमल को शक्ल में बी और सी के दरमियान लाइन से ज़ाहिर किया गया है। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया बी और सी के दरमियान ये जो लाइन है ये लेटी हुई है, बेसिकली इसको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं।
इस तरह जब तमाम ठोस माया में तब्दील हो जाता है ना तो इसका टेम्परेचर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर ना ये चीज़ स्टूडेंट्स बात आपने याद रखनी है, बड़ी ये इंपॉर्टेंट है। तो बी से सी तक आते हुए क्या हुआ, सारा का सारा ठोस पिघल रहा है पिघल रहा है पिघल रहा है, यहाँ पर सारा ठोस माया में तब्दील हो गया। तो जब माया बन जाएगी तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो फिर देखिए बुलंदी की तरफ गामजन है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए ये बढ़ रहा है और इंटरनल एनर्जी भी साथ में ये बढ़ रही है, ठीक है। नीचे से ग्राफ में टेम्परेचर का बढ़ना लाइन सी डी से जाहिर है। तो देखिए सी डी मैंने आपको ट्रेस कराया, सी डी टेम्परेचर दोबारा बढ़ रहा है और ये जो सी डी है ये किसका टेम्परेचर है, ये माया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस जगह पर सारा ठोस माया में तब्दील हो गया बी से सी तक, फिर सी से डी तक उस माया का टेम्परेचर बढ़ रहा है सिर्फ, ठीक है। शक्ल में मौजूद पॉइंट डी माया के बॉइलिंग पॉइंट को जाहिर करता है। देखिए ये जो पॉइंट डी है ना ऊपर वाला, ये माया का बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर माया उबलना शुरू होता है, बुलबुले, जो पानी उबलता है तो आपको पता है अंदर से बुलबुले बनते हैं और वो धुआं उड़ रहा होता है, ठीक है, गैस काफ़ी ज़्यादा निकल रही होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट है डी। अब डी पर आए, इस डी पर, ठीक है। अगर हम माया को लगातार गर्म करते रहते हैं तो इसका टेम्परेचर इस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि सारा माया गैस में तब्दील नहीं हो जाता। अब यहाँ पर भी वही स्टूडेंट सिनेरियो है जो कि हमने ऊपर बेसिकली किसके लिए पढ़ा है, हमने ऊपर ठोस के लिए पढ़ा है, यहाँ पर भी ये माया के लिए। तो डी उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको हरारत दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ये देखें लाइन फिर लेट गया डी से ई तक। तो यहां पर क्या होगा, सारा माया गैस में तब्दील हो जाएगा यहां तक। फिर जब सारा माया गैस में तब्दील होगा तो फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये बात समझ आई ना। हाँ, तो जब एक मादे की हालत दूसरी में तब्दील होती है तो उस वक्त टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, क्योंकि मुहैया करने वाली हरारत जो है वो सारी की सारी उसकी हालत को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इस वजह से ये लाइन लेट जाती है यहां पर आकर। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ ना आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह समझना है, ठीक है। तो अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बाद में ये हीटिंग कर्व होता है, ठीक है, बाद में ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर बाकी ये पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आगे देखें, ग्राफ में मौजूद लाइन डी ई जाहिर करती है कि यहाँ पर मौजूद माया का टेम्परेचर मुश्किल रहता है। वही बात जो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताई ना, ये डी ई को देखें ना, डी ई ये क्या जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर जो माया है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि लाइन लेटी हुई है, बुलंदी पर नहीं जा रही, जैसे टेम्परेचर ऊपर जा रही तो ये ऊपर नहीं जा रही, लेट गई है। तो डी ई पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा माया का, ठीक है। अच्छा, ताहम जब माया मुकम्मल गैस में तब्दील हो जाती है तो इसका टेम्परेचर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसा कि लाइन ई एफ से जाहिर है। अब देखें ई एफ स्टूडेंट्स ऊपर देखें, यहां पर माया गैस में तब्दील हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यहां पर आकर पॉइंट ई पर सारा माया गैस में तब्दील हुआ, फिर उसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये देखिए ई एफ जो है वो गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने हीटिंग कर्व पढ़ा है। अब नीचे पहले देख लें, ये वाला ना यहां पर देख लें, शक्ल में मौजूद कर्व ए से लेकर एफ तक हीटिंग कर्व कहलाता है। स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, ए से लेकर एफ तक, देखें ए से लेकर एफ तक है, हम ऊपर गए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं, ठीक है। अब ये देखें, ए ये है, एफ वो है, तो ए से लेकर एफ तक ये पूरा जो कर्व है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको हम हीटिंग कर्व बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो हीट कर रहे हैं ना। हाँ, और ऊपर से नीचे जब आएंगे ना एफ से लेकर ए तक, तो वो कूलिंग कर्व होगा, यानी कि उसमें टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वो ठंडा हो रहा होगा। तो नीचे से ऊपर हीटिंग कर्व, ऊपर से नीचे कूलिंग कर्व होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा पॉइंट अपने जहन में याद रख लीजिएगा। वैसे हम ऊपर हीटिंग और कूलिंग कर्व की मतलब कर चुके हैं, और बाकी अगर ये पेपर में आता है कि हीटिंग और कूलिंग कर्व क्या है, वो लिखकर इसकी शक्ल बनाकर उसको बता दीजिएगा कि ए से एफ तक हीटिंग है, एफ से ए तक कूलिंग है। वो आगे हमने एफ से ए तक पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास फौरी जांच 14.2 है, इसको देखें। 100 डिग्री सेल्सियस पर बनने वाली भाप इसी टेम्परेचर पर मौजूद पानी की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से क्यों जलाती है। यानी कि हमारे पास गैस है, भाप है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे हाथ को ना ऐसे हमने हाथ इस भाप में रखा तो वो हमें ज़्यादा गर्म लगी, हमारी जिल्द को इसने ज़्यादा जलाया। जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी में हमने हाथ डुबोया तो उसने हमें कम जलाया। अब ऐसी वजह क्या है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब स्टूडेंट्स इसकी वजह अगर आप हीटिंग कर्व में देखो, इधर से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या इसकी वजह है, देखिए ये ना यहाँ से पानी गर्म होता होता फर्ज कर लें ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, यहाँ पहुंच गया। और फिर हमने इसको गर्म किया, ये गैस तब्दील होगी, यहाँ पर सारी गैस बन गई है, यानी कि भाप बन गई है। अब देखिए टेम्परेचर तो वही रह रहा है ना 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये गैस बन गई, यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर ऊपर से सेध करें तो ये इंटरनल एनर्जी है, और उसकी सेध करें तो ये है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम है, उसकी ज़्यादा है। तो माया पानी की 100 डिग्री सेल्सियस पर ही कम इंटरनल एनर्जी होगी और इसकी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा मतलब देगा। अब स्टूडेंट्स इसकी वजह मैंने लिखी हुई है, असल में वेपराइजेशन की महवी हरारत भी होती है।
तो गैस में या भाप में वेपराइजेशन की महफी हरारत भी शामिल हो जाती है। तो जब हम उसमें हाथ रखते हैं ना तो वापस वो कंडेंस होगी, लिक्विफेक्शन होगी ना गैस, तो वो वेपराइजेशन की महफी हरारत हमारा हाथ जज़ब कर लेता है, तो हमारा हाथ गर्म ज़्यादा महसूस होता है। अब इसको मैंने लिखा हुआ है तो वहाँ से आप समझ लें और लिख भी लें वहाँ से, ठीक है। सो ये देख लें स्टूडेंट, 100 डिग्री सेल्सियस पर बनने वाली भाप इसी टेम्परेचर में मौजूद पानी की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से जलाती है, यानी कि हमारी जिल्द को, क्योंकि भाप में वेपराइजेशन की महफी हरारत होती है जो उसको वेपर्स में तब्दील करने के लिए इंटरनल एनर्जी उसकी या महफी हरारत उसकी ज़्यादा हुई है। जब भाप जिल्द से टकराती है तो वो पानी में तब्दील होती है, ठीक है ना। ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। जब भाप जो है हमारी जिल्द से टकराएगी तो वापस वो लिक्विफेक्शन होगी या कंडेंसेशन होगी और पानी में तब्दील होती है और वेपराइजेशन की महफी हरारत जिल्द को दे देती है, तो हमारी जिल्द वेपराइजेशन की महफी हरारत को जज़ब कर लेती है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपने बस हल्की सी बात याद रखनी है कि भाप के पास वेपराइजेशन की महफी हरारत होती है, ठीक है, और जब हमारा हाथ या हमारी जिल्द उस भाप के कांटेक्ट में आएगी ना तो वो भाप पानी में तब्दील हो जाएगा। आपको पता है हमारा हाथ ऐसे गीला सा हो जाएगा जब हम धुएं में रखेंगे, उसको स्टीम में रखेंगे या भाप में रखेंगे, तो वो उसने जो वेपराइजेशन की महफी हरारत जज़ब की है वो वापस हमारी जिल्द को दे देगी, जिससे हमारी जिल्द ज़्यादा गर्माइश महसूस करती है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की निस्बत, ठीक है। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह समझ लेनी है, ठीक है। अच्छा, आगे दूसरा क्वेश्चन है, गर्मियों में सूती कपड़े पहनना हमारे लिए क्यों आरामदेह है। ये कपास या कॉटन के कपड़े होते हैं, ठीक है, सूती कपड़े जो हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये बड़े हवादार होते हैं, इनमें से हवा बड़ी आसानी से आ जा सकती है, ठीक है, और जो पसीना हमें आता है तो ये पसीने को भी जज़ब कर लेते हैं। फिर हवा आती जाती है तो पसीना हमारा उड़ता है, बड़ी आसानी से उड़ जाता है, इवेपोरेशन होती है, तो पसीना उड़ने से हमारे जिस्म को ठंडक महसूस होती है और बड़ा सुकून मिलता है सूती कपड़ा अगर हमने पहना होगा तो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा हुआ है, वहाँ से देख लें। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, गर्मियों में सूती कपड़े पहनना आरामदेह होता है क्योंकि सूती कपड़ा पसीना जज़ब कर लेता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, और सूती कपड़ा हवादार होता है, यानी कि उसमें हवा की आमदोरफ्त बड़ी अच्छी तरह से होती है, जिसकी वजह से ये पसीना आसानी से बहारात बनकर उड़ जाता है। जितनी ज़्यादा हवा होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, या जो पसीना है वो बहारात बनकर उड़ेगा, ठीक है। बहारात बनने के अमल में जिस्म से हरारत जज़ब होती है। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, जब भी बहारात बनते हैं या पसीना उड़ जाता है गैस बनकर, तो उसमें हमारे जिस्म से हरारत वो जज़ब करके उड़ता है, जिससे जिस्म ठंडा रहता है और हमें आराम महसूस होता है। तो बड़ी आसान सी स्टूडेंट्स बात है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये हवादार है, इसमें पसीना जज़ब होता है, फिर पसीना उड़ता है, तो जब पसीना उड़ता है तो वो हमारे जिस्म से हरारत जज़ब करके उड़ेगा, ठीक है, तो हमें ठंडक महसूस होगी और बड़ा सुकून आता है। सूती कपड़ा अगर हमने गर्मियों में पहना हुआ है तो हमें ठंडक महसूस होती है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स देखिए, शक्ल 14.2 में दिए गए ग्राफ का मुतालिया उल्टी सिमत में यानी एफ ता ए भी किया जा सकता है। तो अब स्टूडेंट्स हमने जैसे हमने पहले नीचे से ऊपर किया, अब उल्टी सिमत में यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि एफ से ए तक मुतालिया करना है, उसमें हमने देखना है, यानी कि ऊपर से नीचे आना है, एफ से ए तक आना है, ऊपर से नीचे आना है, ये कूलिंग कर्व होता है, ठीक है। तो इस किस्म के मुतालिया को कूलिंग कर्व, ये जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो कूलिंग कर्व कहते हैं नुक्ता एफ पर मौजूद गैस को। अच्छा, ये कूलिंग कर्व वही जो ऊपर से नीचे मैंने आपको स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करवाया। नुक्ता एफ पर मौजूद गैस को जब ठंडा किया जाता है तो इसका टेम्परेचर बतदरीज कम होता जाता है। नुक्ता ई पर पहुंचने के बाद ये गैस माया में तब्दील होना शुरू हो जाती है। नुक्ता ई को कंडेंसेशन पॉइंट या लिक्विफेक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, गैस वापस माया में आना, इसको हम लिक्विफेक्शन भी बोलते हैं। तो नुक्ता ई पर आए, अब ये वाली चीज़ जो उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी है ना, और ये इसी टेम्परेचर को जाहिर करता है जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपने स्टूडेंट्स बात याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट या लिक्विफेक्शन पॉइंट एक ही होता है। दोनों का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट का भी और कंडेंसेशन का भी वो सेम होता है, वो चीज़ आपने याद रखनी है। कंडेंसेशन के अमल के दौरान टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं होती। माया को जब मजीद ठंडा किया जाए तो पॉइंट सी पर ये ठोस में तब्दील हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ तक पहले समझे ना, पीछे जो हमने एफ से नीचे ई कंडेंसेशन पॉइंट को भी समझना और टेम्परेचर भी नहीं कम होता वो भी हमने देखना है, तो पिछले आ जाए ना, उसी कूलिंग कर्व को देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आए, अब हमने ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। एफ यहाँ पर गैस है, वेपर्स है, ठीक है ना। अब गैस को हमने ठंडा करना है, तो इसका देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है, नीचे आ रही है ना, टेम्परेचर कम हो रहा है, ई पर आ गए। ई जो है ये लिक्विफेक्शन पॉइंट है, यहाँ हम इसको कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं। ये वो पॉइंट होता है, वो दर्जा हरारत होता है जहां पर एक गैस वापस माया में तब्दील होती है, और ये बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही है जहां पर एक माया जो है वो गैस में तब्दील होती है। ये दोनों सेम है। तो ये दोनों ई पॉइंट जो है वो लिक्विफेक्शन पॉइंट है जहां पर एक गैस वापस माया में आती है, और डीप बॉइलिंग पॉइंट है जहां पर एक माया गैस में तब्दील होता है। ये दोनों सेम होते हैं। अब देखिए ना, यहां पर जो मतलब गैस है ना वो वापस माया में तब्दील हो रही है, लिक्विफेक्शन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, इस पर भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा,
ये देखिए सेध में आ गया, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, ये बात उसने बेसिकली बताई है। ठीक है, चलें आप डी से सी तक देखते हैं और फिर सी से बी, और ये सारा जो आगे पढ़ते हैं फिर साथ साथ मैं इधर से आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा। ठीक है, तो माया को जब मजीद ठंडा किया जाए तो पॉइंट सी पर ये ठोस में तब्दील हो जाती है। पॉइंट सी पर मौजूद टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट्स कौन सा टेम्परेचर होता है? जिस पर कोई माया फ्रीज हो, जैसे फ्रीजर होता है वो क्या करता है, पानी को बर्फ में तब्दील करता है, यानी कि माया को ठोस में तब्दील करता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर को ही जाहिर करता है। ये बात मैं आपको उधर से समझाता हूं। तो पॉइंट सी से बी वाली लाइन जाहिर करती है कि ठंडा करने के इस अमल के दौरान टेम्परेचर मुश्किल रहता है, इसमें भी टेम्परेचर कम नहीं होता जब तक कि सारी माया ठोस में तब्दील ना हो जाए। ये बात आपने याद रखनी है। चले अब ये वाली जो बात स्टूडेंट्स उसने हमें बताई है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ ग्राफ से। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाए, लिक्विफेक्शन हो गई थी, कंडेंसेशन हो गई थी, हमारी गैस माया में तब्दील हो गई थी, माया को ठंडा करते गए यहाँ पर इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ तक इसका कम हो गया। तो सी पर आकर वो जो माया है वो जमना शुरू कर देगी, यानी कि ठोस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से सी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। समझ आ रही है बात की? तो यहां पर सी से बी तक जब हम आएंगे तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा जब तक कि यहां पर सी से बी तक क्या होगा, सारी जो माया है ना, सारा माया वो किस में तब्दील होगा, वो ठोस में तब्दील हो रहा है इसमें, इस वजह से टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। तो हम बी पर आ गए। अब देखिए बी इधर से इधर जब जाए ना, मेल्टिंग पॉइंट था, और वो इधर से इधर सी फ्रीजिंग है, दोनों एक सेद में है ना, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वही मेल्टिंग पॉइंट है। अगर पानी का अगर हम बात करें तो पानी का अगर मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ये बात याद रखनी। तो जहां पर बर्फ पिघलती है 0 डिग्री सेल्सियस पर माया में पानी में तब्दील होने के लिए, वहीं पर माया पानी जमता है बर्फ में तब्दील होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होते हैं, देखिए एक सेद में है ना। हाँ चलिए स्टूडेंट्स यहां तक हम आगे अब आगे देखते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, यहां तक हमने उस कर्व को समझ लिया जो आपकी बुक में उन्होंने बताया हुआ है। अब नेक्स्ट है, अगर हम पानी का हीटिंग कर्व बनाएं तो ये हम चलें स्टूडेंट्स बना लेते हैं अपने तौर पर ही ना, यहाँ पर इसकी शक्ल बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो बर्फ को गर्म करना शुरू करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं आपको स्टूडेंट्स बनाकर दिखाऊं एक ग्राफ। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हीटिंग कर्व बनाएंगे पानी का। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, ये वाला जो हमारे पास स्टूडेंट्स वाई एक्सिस होता है ना, ये आपको पता है टेम्परेचर का होता है। ठीक है, तो ये हमने चलें टेम्परेचर का बना लेना है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो मतलब होता है ना वो इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेम्परेचर और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी। चलें जी, अच्छा अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमने हर पॉइंट को यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये वाला टेम्परेचर जो हमारे पास है ना, ये -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये सारे डिग्री सेल्सियस में है, एंड यहाँ पर ये जो हमारे पास है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस, लेट्स सपोज ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एंड जो 100 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट्स, आगे हमें जरूरत पड़ेगी 100 डिग्री सेल्सियस की, जो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस ये है। एंड ऊपर लेट्स सपोज कि यहाँ तक जाते जाते हमारे पास ऑलमोस्ट ये 120 या 130 डिग्री सेल्सियस, चलें यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स देखें हमने इंटरनल एनर्जी का ये मतलब बना लिया, नीचे उसके लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलेगी, पिघलना शुरू होगी। अब देखें यहां पर बर्फ है ना -10 पर, इसको हमने गर्म किया गर्म किया गर्म किया तो वो 0 डिग्री सेल्सियस की सेध में चली गई है। ऐसे गर्म होती होती टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मतलब बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पर ये लेट जाएगी ऐसे, लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर यहां पर बढ़ नहीं रहा, देखिए ये लाइन सीधी हो गई है। ठीक है ना, तो ये वाला जो है ना, यहां पर जहां पर लाइन सीधी, ये बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है या पानी का मेल्टिंग पॉइंट है, यहां पर मेल्ट होना शुरू हो गई है। वो चलें आगे देखते हैं, फिर बनाते हैं। ठीक है, मजीद गर्म करने से उस वक्त तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक सारी बर्फ नहीं पिघल जाती। ठीक है, मजीद गर्म करने से पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। चलें अब ये देखें, वही बात जो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई है ना, कि हम इसको गर्म कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी देखें इसकी बढ़ रही है, लेकिन ये जब तक सारी बर्फ पानी में तब्दील नहीं हो जाती, ये आगे टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ रहा, ये लेट गए। फिर आगे स्टूडेंट्स इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ऐसे ये हम इसको गर्म करें। अब यहां पर क्या हुआ, सारी बर्फ पानी में तब्दील होगी इस जगह पर, और फिर पानी का टेम्परेचर ये बेसिकली ज्यादा हो रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि वो 100 की सेध में नहीं चला जाता। देखिए ये मैं 100 की सेध में इसको ले आया, अगर मैं आपको इसकी सेध भी करवा कर बता दूं ना ऐसे, तो वो देखें किसकी सेध में हम आ गए, हम 100 की सेध में आ गए। ठीक है, अब 100 की सेध में क्या होगा, यहां पर जो पानी है
वो उबलना शुरू करेगा, यानी कि पानी बॉयल होना शुरू करेगा, यानी कि माया पानी गैस में तब्दील होगा। तो यहाँ पर फिर ये जो हीटिंग कर्व है वो स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो ये इसका बेसिकली क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो, ठीक है ना। तो इसका भी सेम वही है कि ये टेम्परेचर उस वक्त तक बरकरार रहेगा, यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट है उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक सारा पानी भाप में तब्दील नहीं हो जाता। इस तरह पानी का कूलिंग कर्व, अच्छा ये चलें, अब ये देखें इसका जो बेसिकली है ना टेम्परेचर, मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस रहा, यहाँ पर सारी गैस बन गई, फिर गैस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है। तो गैस का आगे ज़्यादा होगा। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या है, नीचे से ऊपर जो हम जा रहे हैं ये हमारे पास हीटिंग कर्व है, नीचे से ऊपर अभी जो हम गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ये हम यहाँ पर, तो चलें यहाँ पर अगर हम ए लिख लें, ये हम खुद से कर लें, ये एफ लिख लेते हैं। तो नुक्ता एफ जो है बेसिकली क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर लिख लें ये वाला मेल्टिंग पॉइंट है। तो चलें स्टूडेंट्स ये मेल्टिंग पॉइंट है एंड ये ए एफ, आगे चलें जो मर्जी सी लिख लें, ये डी लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मर्जी नाम आप दे सकते हो, ठीक है, लाइक ई कर लेते हैं और एल कर लें, ठीक है। तो ए से एल तक जो हम गए हैं ये बेसिकली हीटिंग कर्व है, ठीक है। और ये बताएं स्टूडेंट्स ये डी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, तो नुक्ता डी है ये बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने वापस भी आना है, इसका हमने बेसिकली कूलिंग कर्व भी देखना है यहाँ से, ठीक है। आगे देखें, तो इसी तरह पानी का कूलिंग कर्व बनाते हुए हम भाप को ठंडा करेंगे हत्ता कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये पानी में तब्दील हो जाएगी। अब ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है हमने, अब ऊपर से नीचे आना है, कूलिंग कर्व है ना। तो एल पर हम हैं, एल पर ये क्या है, गैस है। तो गैस से हम इसको ठंडा करते 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 आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर गैस जो है वो माया में तब्दील होती होती हो जाएगी और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो ये उसका क्या है, लिक्विफैक्शन पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है, जो हमने देखा। तो चलें उन्होंने लिक्विफैक्शन लिखा है तो हम भी वही लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो नुक्ता ई हमारे पास है ये लिक्विफैक्शन पॉइंट है, ठीक है, जो हमने पीछे भी समझा है, बट ये हम पानी का कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विफैक्शन पॉइंट है ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, गैस जो है वो माया में तब्दील हो रही है, उसका टेम्परेचर मजीद कम नहीं हो रहा है। ये देखिए लेट गया ना, टेम्परेचर नहीं कम हो रहा, उसकी सेर में 100 डिग्री सेल्सियस की सेर में ही रह रहा है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बताई है। आगे देखें, मजीद ठंडा करने से इसका टेम्परेचर यही रहेगा जब तक कि सारी भाप पानी में तब्दील नहीं हो जाती। जी बिल्कुल, ये हमने अभी देखा। मजीद ठंडा करने से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह पानी आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा और इस तब्दीली के दौरान भी टेम्परेचर बरकरार रहेगा। अब ये देखें स्टूडेंट्स, जब सारा जो पानी है वो बन गया ना, गैस माया पानी बन गया, तो फिर इसको हम ठंडा करते करते इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर ये बर्फ़ में जमना शुरू कर देगा पानी। तो जब ये पानी बर्फ़ में जमेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो कम नहीं मजीद होगा, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट्स, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर पानी जमना शुरू कर गया 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, जो सी है हमारे पास वो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलें आगे देखते हैं। सो लाइंस बी से सी और डी से ई तक ये जाहिर करती हैं कि यहाँ पर दी गई हीट एनर्जी बर्फ़ को पानी और पानी को भाप बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तभी इस दौरान टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है। अब ये स्टूडेंट्स चलें लाइन बी से सी और डी से ई, चलें देखते हैं पीछे बी से सी और डी से ई। सो ये देखें स्टूडेंट्स, बी से सी क्यों टेम्परेचर के मतलब बढ़ नहीं रहा, ये लेट गई है, और डी से ई भी ये लेटी हुई है। क्यों? क्योंकि जितनी भी हम हरारत दे रहे हैं वो उसको मादे की हालत तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। तो बात करने का स्टूडेंट्स बी से सी और डी से क्या मतलब है कि जब मादे की एक हालत दूसरी हालत में तब्दील होती है तो उस वक्त सारी की सारी हरारत उसकी हालत को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ये बी से सी और डी से ई ये हमें बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखें, दोबारा उसको पढ़ते हैं। ये देख लें स्टूडेंट्स, बी से सी और डी से ई तक ये जाहिर करती हैं कि यहाँ पर दी गई जो हीट एनर्जी है, हरारत है, वो बर्फ़ को पानी में और पानी को भाप में, नीचे वाला बर्फ़ पानी में और ऊपर वाला पानी भाप जो लेटी हुई है लाइन, वो पानी भाप या गैस में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इस दौरान टेम्परेचर मुश्किल रहता है, टेम्परेचर बढ़ता या कम नहीं होता, ठीक है। वो हमने देखा, इस वजह से वो लाइनें लेटी हुई हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हीटिंग और कूलिंग कर्व्स थे। आई होप आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि आपने ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। इसकी ना सारी ये प्रैक्टिस करनी है, बनाना है खुद से, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।